गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हेडिंग लगाते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। विजिबल है सबको? देखो, उसके पहले भी आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इंट्रोडक्शन देखा था क्लास 11 में। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? बेसिकली देखो, स्टैंडर्ड वर्ड यूज हो रहा है। तो कल मैंने बताया था जब भी हम वर्ड स्टैंडर्ड यूज करेंगे तो कंडीशंस क्या क्या होगी वहां पे, कंसंट्रेशन क्या होगा, है ना, लिक्विड वगैरह के केस में कंसंट्रेशन कितना होगा, सॉल्यूशन वगैरह के केस में 1 मोलार, और अगर गैस है तो उसका कंसंट्रेशन कितना होगा, 1 atm बोल दो या 1 बार बोल दो, ठीक। और टेम्परेचर कितना होगा, 298 केल्विन, ठीक। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? एक ऐसी इलेक्ट्रोड है जिसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, हाइड्रोजन गैस यूज करेंगे। अब गैस यूज करेंगे तो गैस का प्रेशर कितना मेंटेन करके रखेंगे, 1 बार, ठीक है। टेम्परेचर क्या रखेंगे हम, 298 केल्विन। और जो सॉल्यूशन हम एसिडिक सॉल्यूशन उसमें यूज करेंगे उसका कंसंट्रेशन कितना होगा, 1 मोलार होगा। इतना क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट चीज मैं बताने जा रहा हूं जो वो ये है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। किसी इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्यों रेफरेंस इलेक्ट्रोड है? देखो, कल हमने देखा था डेनियल सेल का एग्जांपल, ठीक है, जिससे हमने सेल पोटेंशियल वगैरह पढ़ा था। तो हमने डायरेक्टली, अगर आपको याद हो तो एक वैल्यू लिख दी थी कि अगर ये जिंक वाला सेल है तो इसका ये स्टैंडर्ड ई सेल की वैल्यू होगी, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा जिंक वाले हाफ सेल का Zn2 प्लस से Zn कितना, -0.76 वोल्ट। और इसका क्या लिखा था अपन ने, ई स्टैंडर्ड कितना होगा, 0.34 वोल्ट। याद आया सबको? बताओ जल्दी। कल ये लिखा था रिडक्शन पोटेंशियल हमने कि अगर ये जिंक वाली इलेक्ट्रोड है तो उसका बताया था ना, और ये कॉपर वाली इलेक्ट्रोड है तो उसका भी बताया था मैंने, Cu2 प्लस से Cu। या जिसको नहीं दिख रहा है एनसीईआरटी के अंदर पेजेस खोलकर देखो, एक जगह पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है आपको, उसमें आप जिंक का देखोगे तो ये वैल्यू दिखेगी, कॉपर का देखोगे तो ये वैल्यू दिखेगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आई कैसे, किस चीज की हेल्प से ये वैल्यू है? तो ये वैल्यू आई है किसकी हेल्प से, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हेल्प से आई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या हम बोलते हैं? देखो, कुछ भी चीज अगर अपन मेजर करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक चीज को 0 मान लेते हैं या उसको हम क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं जब भी मेजरमेंट की बात होती है। जैसे आप लोग बाइक में हवा डलवाने जाते हो या कार में हवा डलवाने जाते हो, साइकिल में हवा डलवाने जाते हो, तो जो वहां पर आप देखते हो ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जो कि रीडिंग देता है कितनी हवा है उसके अंदर। तो शुरू में वो कहां पर रहता है, 0 में, पर हम क्या बोलते हैं, हमारे आसपास तो एटमॉस्फेयर है, मतलब प्रेशर ऑलरेडी आसपास 1 बार है, पर वो कितना बता रहा है, 0 बता रहा है। मतलब उसके अंदर सेटिंग कैसा है कि 1 बार को उसने क्या मान लिया है, 0। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसी इलेक्ट्रोड हमने सिलेक्ट कर लिए जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी कंसंट्रेशन किसी भी टेम्परेचर पर क्या होगा, 0 होगा। तो लिख लो, रेफरेंस इलेक्ट्रोड whose electrode potential at any temperature, concentration, temperature and any condition is 0। किसी भी टेम्परेचर, किसी भी प्रेशर या किसी भी कंसंट्रेशन की बात करें तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या रहेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या, अपन उसके लिए बात करते हैं।
इसके लिए आप डायरेक्टली सिंपल सा भी एक चीज याद रखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज क्या होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा तो बताएं, कितना होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एनीवन? जीरो। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालोगे वो भी जीरो आएगा, और किसी भी जगह पर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करोगे वो भी जीरो आएगा, पर जनरली हम स्टैंडर्ड जगह के लिए बात करते हैं तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका क्या मान लिया हमने, जीरो। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे देखो, पहले होती क्या ये समझ लेते हैं। तो हमने क्या करा, बीकर लिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए, एक ऐसा बीकर है, दिख रहा है सबको बीकर। इस बीकर के अंदर हमने क्या करा, एसिडिक सॉल्यूशन डाला। कौन सा सॉल्यूशन डाला, एसिडिक सॉल्यूशन। अब एक चीज बताओ, कोई सा भी एसिडिक सॉल्यूशन है, मान लेते हैं HCl, तो HCl से हमको क्या मिलेगा, H+ आयंस मिलेंगे, मिलेंगे HCl से H+ आयंस, जल्दी बताओ, है ना। और हमने एक और चीज क्या करी, यहां पर ऐसा एक अरेंजमेंट लिया जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लास जैकेट। उसको हमने इस तरह से यहां से जो इस जैकेट में ओपनिंग है, यहां से हम किसको एंट्री करा रहे हैं, हाइड्रोजन गैस को। कितने प्रेशर पे एंट्री कराएंगे, स्टैंडर्ड है तो 1 बार। अच्छा, एसिडिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना होगा, ठीक। अब यहां पर हम यूज करते हैं एक वायर, जिसके ऊपर क्या है, फाइनली डिवाइडेड ऐसा प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड जिससे कनेक्टेड है। तो ऐसे प्लेटिनम की फाइनली डिवाइडेड इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है। अब क्या होगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, यहां से 1 बार प्रेशर से अंदर आएगी, कुछ प्रोसेस होगा, प्रोसेस क्या होगा अपन उस पर भी बात करेंगे, और इसी बबल्स बना के हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बाहर निकलती जाएगी। ठीक, इतना क्लियर है सबको, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। बताओ जल्दी। तो ये आपकी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड थी, ठीक, ये इसका कंस्ट्रक्शन था। अब इसके अंदर होगा क्या, देखो शुरू में हाइड्रोजन गैस आई। अब देखो जैसा कि हम सब जानते हैं, गोल्ड और प्लेटिनम ये जैसे मेटल होते हैं, नॉन रिएक्टिव मेटल होते हैं। मतलब प्लेटिनम क्या करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा, ना सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा, ना ही हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करेगा। तो हमने यहाँ पे प्लेटिनम को यूज क्यों करा, देखो अपन ने इसके पहले जो सेल पढ़ा था उसमें इलेक्ट्रोड क्या थी, अपन ना मेटल था, मतलब मेटल क्या था, सॉलिड, सॉलिड की सरफेस होती थी। यहां पर हमारी इलेक्ट्रोड बेसिकली क्या है, बेसिकली क्या है अपनी इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन क्या होती है, सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है कि गैस होता है, तो हाइड्रोजन गैस होती है, गैस की सरफेस नहीं होती है। तो इसको सरफेस प्रोवाइड करने के लिए अपन ने क्या यूज करा है, प्लेटिनम का यूज करा है। क्लियर है इतना सबको, है ना। अब देखो यहां पर दो प्रोसेस होगी। प्रोसेस नंबर 1 क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस जो है वो यहां से अंदर आएगी 1 बार प्रेशर से, प्लेटिनम फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम के ऊपर स्ट्राइक करेगी। अब गैस जब स्ट्राइक करेगी तो कोई भी चीज किसी से टकराती है तो क्या होता है, उसकी एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम होती है, कुछ पार्टिकल ब्रेक होते हैं। तो ये जो गैस के पार्टिकल है ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, और क्या होगा, इनका ऑक्सीडेशन। ठीक,
अच्छा एक चीज बताओ, इलेक्ट्रॉन को लूज करा, उनका ऑक्सीडेशन हुआ। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में H प्लस आयंस पहले से प्रेजेंट है। ये H प्लस आयन जैसे इन दो इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे, इस H प्लस आयन ने इन दो इलेक्ट्रॉन को देखा तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और क्या बना लेगा, हाइड्रोजन। एक चीज बताओ, हाइड्रोजन अकेला एग्जिस्ट करता है क्या नेचर में? तो ये दो हाइड्रोजन क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन के साथ में कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। तो देखो एक इक्वेशन में हो रहा है ऑक्सीडेशन, एक इक्वेशन में हो रहा है रिडक्शन। अब हमको क्या बोला गया है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होती है, ऐसी इलेक्ट्रोड होती है जिसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के जैसा यूज करते हैं और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन पर क्या होता है, जीरो होता है। तो हमको इसके अंदर से देखो दो इक्वेशन में से कोई सी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए एक इक्वेशन कंसीडर करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको जब भी बताया था कि जब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे, हमेशा अपन किसको कंसीडर करेंगे, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन पोटेंशियल को, रिडक्शन पोटेंशियल को। तो एक चीज बताओ, कौन सी इक्वेशन को आप कंसीडर करोगे, ऊपर वाली या नीचे वाली? नीचे वाली। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की इक्वेशन क्या हो जाएगी, प्लेटिनम, ठीक, सरफेस थी, और यहां पर से क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस का बेसिकली क्या हो रहा है, 2H प्लस से क्या बना रहा है, H प्लस बना रहा है। डायरेक्टली आप इसको ऐसा लिख लो, हाफ शेल की इक्वेशन को क्या लिखोगे आप, इस पर प्लस नहीं लगाया अपन, बोल भी नहीं रहो, 2H प्लस से क्या बन गई, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और यहां पर हमने क्या यूज करा था, प्लेटिनम यूज करा था, इसको हम ऐसा बता सकते हैं। क्लियर है सबको, लिख लो। लिख लिया सबने? माइक बंद कर, थोड़ा सा माइक बंद करके रखो सब। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सबको समझ में आ गई? कोई डाउट है इसमें किसी को? है ना? तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है आपका, ये सारी चीज हमने डिस्कस करी। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी प्रेशर पर क्या होगा, किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पर क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा क्या लिखना है आपको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो जाए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो जाए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी टेम्परेचर पर, है ना, क्या मिलेगा हमेशा आपको, जीरो मिलेगा, ठीक है। और ये इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग मिलेगा, कौन सी वाली इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग, रिडक्शन होगी। अब आप इसको रिडक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो या डायरेक्टली सिंपली इस तरह से भी बता सकते हो कि 2H प्लस से क्या बन रहा है, H2। रफ कर दे इसको। अब देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज कैसे करेंगे। IUPAC ने कन्वेंशन बनाया कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप हमेशा रखोगे किस तरफ, कैसा यूज करोगे, एज अ एनोड। तो एनोड कौन से एंड पे लगती, बताया था ट्रिक से हमने आपको, कौन से एंड पे लगती है एनोड, लेफ्ट साइड पे।
एनोड हमेशा कहाँ लगती, लेफ्ट हैंड साइड पे लगती ना, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। तो यहां पर मान लो इस बीकर में हमने रख दिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, और इस बीकर में अगर मेरे को जिंक वाली हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता लगाना है, जिंक वाले हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता लगाना, तो यहाँ पे मैं किसकी इलेक्ट्रोड रखूंगा, जिंक की इलेक्ट्रोड रखूंगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता लगाना है तो जिंक का जो सॉल्यूशन यूज करूंगा, कितना मोलर यूज करूंगा, 1 मोलर। और अभी टेम्परेचर कितना मेंटेन करके रखूंगा, 298 केल्विन, क्योंकि मेरे को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है किसका, जिंक का। अब यहां से हमने एक वायर ले रखा है और यहां से हमने क्या ले रखा है, इस इलेक्ट्रोड को भी हमने किससे कनेक्ट कर दिया, ऐसे वायर से कनेक्ट कर दिया, और दोनों के बीच में क्या लगा दिया, वोल्टमीटर लगा दिया। वोल्टमीटर क्या बताएगा, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अब एक चीज बताओ, अगर हमने कंडीशन स्टैंडर्ड कर दी, 298 केल्विन कर दिया टेम्परेचर, कंसंट्रेशन इधर 1 मोलर कर दिया, और ये तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, 0। अब हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालने का, वो अप्लाई कर दो उसमें। तो ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल क्या था, ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड। यहां पे कैथोड और एनोड में कौन सा पोटेंशियल यूज हो रहा है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, जल्दी बता दो। रिडक्शन यूज होगा। अब देखो कैथोड में जिंक है, तो जिंक देखो राइट हैंड साइड में जो होता है उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। मतलब जिंक क्या कर रहा होगा, सॉल्यूशन में से जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करा और क्या बना रहा होगा, जिंक सॉलिड बना रहा होगा। मतलब जिंक का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो मैं जिंक को ऐसा लिख सकता हूं, ई Zn2 प्लस से बन गया Zn माइनस ई एनोड। एनोड में भी हमको लिखना तो रिडक्शन पोटेंशियल ही है, मतलब कौन सी इक्वेशन, 2H प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये बन गई हाइड्रोजन गैस, तो लिख दो 2H प्लस से क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गया। चलो अब देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो होता है 0, तो बताओ ये वैल्यू 0 हो जाएगी। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, तो ये वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जल्दी बताओ। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, बीच में क्या लगा दिया, माइनस। अब देखो वोल्टमीटर का क्या काम होता है, जैसे आपने क्लास 10th में ओम्स लॉ वाला प्रैक्टिकल पढ़ा था, तो हम अमीटर यूज करते थे। अमीटर क्या बताता था, कितना करंट फ्लो हो रहा है। वोल्टमीटर क्या बताएगा, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकल कर आया, मान लेते हैं -0.76 वोल्ट। अब वो तो 0 हो गया और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ई Zn2 प्लस से Zn। तो ये क्या हो जाएगा, ई स्टैंडर्ड Zn2 प्लस से Zn इज इक्वल्स टू -0.76 वोल्ट। क्लियर है, समझ गए कैसे वैल्यू निकाली थी। अदिति, शौर्य, महक, निखिल, कृष्णा, समझ में आया। चलो कॉपर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी के अंदर बता दो। कॉपर की वैल्यू निकालनी है तो जिंक की जगह कौन सी इलेक्ट्रोड यूज कर लेंगे आप, सॉल्यूशन किसका यूज कर लेंगे, कॉपर सल्फेट का। कंसंट्रेशन सेम रखेंगे 1 मोलर। वापस फॉर्मूला लगाएंगे, ई सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो फाइनली क्या बन जाएगा यहाँ पे, ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल ई कैथोड। कैथोड की जगह पर अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉपर को लिखेंगे। तो कॉपर का रिडक्शन कैसा होगा,
Cu2 प्लस से बनाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Cu, ये कितना आ जाएगा E स्टैंडर्ड Cu2 प्लस से क्या आ गया Cu, और ये माइनस 0। अब 0 को माइनस कर रहे हैं मतलब इसको डायरेक्टली मैं हटा सकता हूं, और E स्टैंडर्ड ऑफ सेल ये वैल्यू कहां से मिल जाएगी हमको, कहां से मिलेगी वैल्यू, बताओ कहां से मिलेगी। नहीं, माइनस 0.76 तो जिंक के लिए आई थी, वोल्ट मीटर ने बताई थी, तो कॉपर के लिए ई सेल की वैल्यू कौन बताया, जीरो 0.34 तो आएगी, पर बताएगा कौन, कहां से पता चलेगा कि अपन आंख बंद करेंगे, वोल्ट मीटर बताएगा, तो वोल्ट मीटर से पता चल जाएगा, वोल्ट मीटर में रीडिंग आ जाएगी कितनी 0.34 वोल्ट। क्लियर है। यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या, एक्चुअल में इसका क्या हो रहा था जब सेल बना था, ऑक्सीडेशन, इसकी ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, पर हमने रिडक्शन निकाला इसलिए नेगेटिव आया यहाँ पर। क्लियर है सबको। कैसे यूज करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, है ना। अब देखो, अभी हमारे पास एक और प्रॉब्लम, एक समस्या और है हमारे पास इस चैप्टर में, और वो समस्या क्या है कि किसी भी, हर बार जरूरी नहीं है कि सभी, कोई भी आप सेल बनाओ तो उसके अंदर जो भी आपने केमिकल यूज करा, जो भी आपने सॉल्यूशन यूज करा, उसका कंसंट्रेशन 1 मोलार हो। जैसे आपने कार की बैटरी बनाई तो किसी कंपनी ने 1 मोलार से बना दी, किसी ने 2 मोलार से बना दी, ये तो वो भी सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो एक चीज बताओ, अगर 1 मोलार से ज्यादा कंसंट्रेशन हुआ तब क्या करोगे, या टेम्परेचर 1 मोलार अपना 298 केल्विन से ज्यादा हो गया, तो किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पर सेल पोटेंशियल पता लगाने के लिए अपन कौन सी इक्वेशन पढ़ते हैं, नर्स्ट इक्वेशन, डाल लो हेडिंग। कौन सी इक्वेशन पढ़ेंगे, अब नर्स्ट इक्वेशन होता क्या, तो नर्स्ट इक्वेशन किस काम में आता है, इट इज द इक्वेशन which is used to determine cell potential of an electrode, cell potential of an cell, or electrode potential of an electrode at any temperature, pressure and concentration. नस्ट इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, या किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी प्रेशर पर, और किसी भी कंसंट्रेशन पर। तो नस्ट इक्वेशन होता क्या है, हम उसके लिए बात कर लेते हैं। तो नस्ट नाम के साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन दी थी जो कि क्या थी, ई सेल इज इक्वल्स टू ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस 2.303 RT by NF log base 10 molar concentration of product upon molar concentration of reactant। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, आपकी नस्ट इक्वेशन। ये कैसे निकल कर आई थी, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से निकल कर आई। अब देखो यहाँ पर चीजें क्या क्या है, ये ई सेल क्या बता रहा है आपको, इलेक्ट्रोड, ये ई सेल क्या बता रहा है, सेल पोटेंशियल बोल लो या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल लो। एट एनी टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल क्या हो जाएगा, सेल पोटेंशियल एट, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, सेल पोटेंशियल कब, कब के सेल पोटेंशियल की बात हो रही है, स्टैंडर्ड ऑफ सेल में, सेल पोटेंशियल एट
स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन क्या है कि कंसंट्रेशन होना चाहिए 1 मोलार, टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन, प्रेशर होना चाहिए 1 बार। याद कर लो इसको, बार बार पूछता हूं मैं। ठीक है, समझ गए सब? अब देखो यहाँ पे R क्या है आपका, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की बहुत सारी यूनिट होती है, 0.811 के फॉर्म में होती है ना, अलग अलग चीजों के फॉर्म में यूनिट होती है। पर यहाँ पर क्योंकि हम एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, क्या है, सेल पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब वर्क डन, वर्क डन मतलब एनर्जी, एनर्जी के बारे में बात चल रही है, तो हम यहाँ पे इसकी यूनिट भी कौन सी यूज करेंगे, एनर्जी वाली। और वो यूनिट क्या होगी, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। क्लियर है सबको? अच्छा, अगर टेम्परेचर, हाँ, अगर टेम्परेचर मैंने मान लिया कि जो भी मैं सेल ठीक है, अगर टेम्परेचर मैंने बोल दिया कि टेम्परेचर है 298 केल्विन, टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, मतलब सेल को मैं कहां पे जनरली यूज कर रहा हूं, रूम टेम्परेचर पर, है ना। देखो मोस्टली हम टीवी का रिमोट देखें या कार की बैटरी देखें तो हम उसको कब यूज करते हैं, रूम टेम्परेचर पे यूज करते हैं। ऐसा थोड़ी कि आप 200 डिग्री सेल्सियस पे जाके यूज कर रहे हो, है ना, या 150 डिग्री सेल्सियस पे, ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं। पर मोस्ट ऑफ द टाइम किस पे यूज होता है, रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर मतलब 298 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, यहां पर एक चीज और है, एफ को हम बोलते हैं फैराडेस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, फैराडेस कांस्टेंट। तो फैराडेस कांस्टेंट क्या होता है, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा। फैराडेस कांस्टेंट क्या बोलता है, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा। तो डायरेक्टली आप एप्रोक्सीमेट वैल्यू याद रख सकते हो, फैराडे कांस्टेंट की एप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 96500। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट पढ़ लिया है मेरे ख्याल से आपने, 96500 कूलम। क्लियर? एन है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन क्या है, अगर सेल की बात करें तो एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। सेल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जब सेल वर्क कर रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो देखो Zn ने क्या करा था, अगर अपन डेनियल सेल की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े थे और हर एटम से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, और वहां पे Cu2+ का हर आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे थे, 2। हर बार कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे। अगर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाकर पता करते हैं, ठीक है, तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं, क्या चीज लिखेंगे हम इसको, गेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने लिए हैं या कितने लॉस किए। चलो ये सारा लिख लो, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट इक्वेशन को और मॉडिफाई करेंगे। लिख लिया सबने? अब देखो अगर हम R की वैल्यू पुट कर देते हैं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, टेम्परेचर की जगह हम लिख देते हैं 298 केल्विन, फैराडे की जगह हम लिख देते हैं 96500, तो यही इक्वेशन आपकी चेंज किस फॉर्म में हो जाएगी, E सेल इक्वल्स टू E स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस
0.0591 डिवाइडेड बाय n log base 10 molar concentration of product upon molar concentration of reactant। इतना क्लियर है सबको? कोई डाउट है इसके अंदर? अब देखो यहां पर हम क्या करते हैं, डेनियल सेल की बात करते हैं। तो डेनियल सेल क्या था आपका, जिंक से क्या बन रहा था, Zn2 प्लस, बीच में क्या लगा था, सॉल्ट ब्रिज, और Cu2 प्लस से क्या बन रहा था, C। ये था आपका सॉलिड, ये था आपका एक्वस, ये भी एक्वस और ये भी सॉलिड। चलो, तो अगर आपने डेनियल इक्वेशन का सेल इक्वेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन देखा तो सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, करना सिखाया था मैंने। ऑक्सीडेशन वाले में ऑक्सीडेशन को लिखेंगे, रिडक्शन वाले में रिडक्शन को लिखेंगे, और दोनों तरफ क्या लगा देंगे, दो लाइन क्या बताती है, सॉल्ट ब्रिज। अब यहां पर क्या हो रहा था, Zn से बन रहा था Zn2 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, Cu से बन रहा था Cu2 प्लस बना रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, कॉपर सॉलिड एक्वस सॉलिड। अच्छा, अगर मैं दोनों इक्वेशन को प्लस कर दूं तो क्या हो जाएगा, Zn प्लस Cu2 प्लस, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को प्लस कर दिया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स, कितना हो जाएगा, Zn2 प्लस प्लस Cu सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड भी 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, राइट हैंड साइड भी 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। विजिबल है सबको? विजिबल है सबको? ठीक, तो ये क्या हो गई, डेनियल सेल की सेल इक्वेशन। अब देखो सबसे पहले मैंने अगर बोल दिया डेनियल सेल जो मैंने बनाया उसको मैं यूज कर रहा हूं 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो अगर मैं उसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखूंगा तो कौन सी वाली नस्ट इक्वेशन लिखूंगा, फर्स्ट वाली की सेकेंड वाली? तो देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन लिखूंगा। क्यों फर्स्ट वाली इक्वेशन लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने टेम्परेचर की वैल्यू को 298 केल्विन पुट नहीं करा, तो आप डायरेक्टली 100 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर लोगे केल्विन में और उसकी वैल्यू रख दोगे, आर की वैल्यू रखोगे, बना लोगे इक्वेशन। पर अगर मैं बोलता हूं कि मैंने ये सेल ऑपरेट करा है 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो आप कौन सी इक्वेशन लिखोगे, सेकेंड वाली। तो चलो हम सेकेंड वाली लिखते हैं, हमने बोला 25 डिग्री सेल्सियस पर हम सेल को यूज कर रहे हैं, तो ई सेल कितना हो जाएगा, ई सेल इक्वल्स टू ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log बेस 10, ठीक, मोलार कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या क्या है यहाँ पर, रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, ये तो पता है ना सबको? कौन बताएगा मुझको प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, जल्दी से? हाँ, तो प्रोडक्ट क्या है, ये क्या है, Zn2 प्लस, और प्रोडक्ट में एक और क्या है, Cu सॉलिड। अब आप लोगों ने इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ा हुआ तो आपको याद होगा, किसी भी सॉलिड का मोलार कंसंट्रेशन होता है 1। किसी भी सॉलिड्स का मोलार कंसंट्रेशन हम कितना मानते थे, याद करो, याद आया इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में क्या मानते थे हम, सॉलिड का मोलार कंसंट्रेशन 1। तो ये कितना हो जाएगा 1, और यहां से ये कितना हो जाएगा आपका, ये तो सॉलिड है। रिएक्टेंट के केस में भी क्या लिखेंगे अपन, कौन बताएगा, Cu2 प्लस एक्वस। मतलब सॉलिड वालों को 1 1 कर दो, तो अगर ये 1 हो गया तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज मिलेगी। वैसे रिएक्टेंट वाली साइड में देखो ये 1 हो गया तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 1 का मल्टीप्लाई होगा तो सेम चीज मिलेगी। क्लियर है सबको? समझ में आ गया? अच्छा, एक और चीज देखो, अगर मैं सेम नस्ट इक्वेशन लिखता हूं जिंक वाले
अच्छा n की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यहां पर आप n की वैल्यू 2 रख दोगे और क्वेश्चन में जो भी इसका कंसंट्रेशन मोलरिटी के फॉर्म में दिया होगा वो रख दोगे, सॉल्व हो जाएगा डायरेक्टली। अगर अब मैं इसके लिए लिखता हूं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, E Zn से क्या बन रहा है, रिडक्शन वाला लिखना है, E Zn2 प्लस से बना Zn। अब हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं किसी भी टेम्परेचर या किसी भी कंसंट्रेशन पर। तो E Zn2 प्लस से क्या बन गया, Zn2 प्लस से बन गया Zn इक्वल्स टू E स्टैंडर्ड Zn2 प्लस से हो जाएगा Zn, ठीक, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log बेस 10 मोलार कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कौन है और रिएक्टेंट कौन है, देखो हम रिडक्शन पोटेंशियल निकल रहे हैं, तो क्या हमको इक्वेशन ऐसी कंसीडर करनी चाहिए कि इस तरह से कंसीडर करनी चाहिए लिखते समय, ऐसी कंसीडर करना चाहिए ना। हम क्या बता रहे हैं, Zn2 प्लस से Zn बन रहा है हर बार, तो Zn2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन लिए, मतलब ये आपका इस बार हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया आपका प्रोडक्ट। तो मोलार कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो जिंक सॉलिड है तो उसका कंसंट्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन मोलार कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो उसका कंसंट्रेशन हो जाएगा Zn2 प्लस। सिमिलरली आप कॉपर के लिए भी लिख सकते हो, ECu2 प्लस से Cu, E स्टैंडर्ड Cu2 प्लस से Cu माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log बेस 10। Cu में तो यही इक्वेशन फॉलो होगी क्योंकि ये रिडक्शन बता रही है, तो मोलार कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट 1 और रिएक्टेंट की जगह पर क्या जाएगा Cu2 प्लस, ठीक है, क्लियर है सबको। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।